एक क्वेश्चन वो कर लिया था एफिशिएंसी वाला, लेबर मार्केट रह गया था और सेक्शन सी रह गया था। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। तो लेट मी क्विकली टेक आउट द पेपर्स और हम उसको करें। मार्च 23 P4 ये वाला पेपर है आपका, और इसकी ये खुल गया। जल्दी से एक बच्चों को एंटर कर दूं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। राइट, काफी बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह, गुड गुड गुड। बेटे ऐसे ही शाबाश, रेगुलरली आओ, जरा टाइम पे आओ ताकि सबका नुकसान ना हो और हम टाइमली पेपर करके खत्म कर सकें। ओके खदीजा, ऑलराइटी। अब जी ये इसकी मार्क स्कीम भी सामने रख लेते हैं ताकि वी नीड टू रेफर, वी कैन रेफर टू इट। जी मेरे बच्चों, हमने, जी मेरे बेटे, सब वीडियोस अपलोडेड हैं, एक एक वीडियो अपलोडेड है। आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनी। आज वाली करनी है, बाकी मैंने की हुई है। चेक कर लेना, अगर आपको ना मिले तो मुझे बता देना। है उसमें, बिल्कुल है। राइट जी। तो हमने सेक्शन बी का एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन किया था और दूसरा क्वेश्चन इसका लेबर मार्केट पे है। तो उसको पहले जरा आराम से डाइजेस्ट करो, टेक अ मिनट, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सम फर्म्स इन, ये तो मैंने मेरे ख्याल में गलत पेपर निकाल लिया है, ये तो कर चुके हैं। तो हमने करना है स्पेसिमेन पेपर, पेपर 4 मार्क्स की में ये उसकी, ये भी खोल लेते हैं और दूसरा वाला भी मैं निकालता हूँ। सॉरी, आई जस्ट टुक आउट द लेटेस्ट पेपर रादर देन स्पेसिमेन पेपर। तो ये हो गई उसकी मार्क स्कीम और ये हो गया उसका पेपर। राइट जी, सो दिस इज इट, आई थिंक या। तो लेट्स सी, एक बच्चा और आ रहा है शायद, कोई शाहूद। राइट जी। तो अब हम जरा चलते हैं। हमने एफिशिएंसी वाला सेक्शन बी कर लिया था, ये पूरा लॉयल्टी कंज्यूमर वाला सेक्शन ए भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम दो या तीन में से कोई एक कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess whether imperfect labor markets will always lead to lower wages and higher unemployment. I think it's a very very easy question. लेकिन आप लोग सोचो, मुझे इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताएं, कैसा लगा ये क्वेश्चन। आप लोगों ने किया हुआ मेरे साथ क्लास में, बट स्टिल। तो फर्स्ट इंप्रेशन बच्चे बताइएगा, कोई और बच्चे जिनको ये याद नहीं है या जो भी इस सिलसिले में। अहमद करीम, बहुत छुट्टियां कर रहे हैं मेरा बेटा, क्लासेस देखते रहें और रेगुलर आए। अब पास पेपर्स में नो मोर छुट्टियां, शाबाश जी। बी, सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन, एनीवन, कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 या हो जाएगा? गुड चमन। असल में रिवीजन जहाँ पे वीक होती है वहाँ बच्चे खामोश हो जाते हैं, तो इट मीन्स के दिस सम इशू है। तो लेट्स सी, लेबर मार्केट इसी बहाने रिवाइज होता जाएगा, बार बार क्वेश्चन इस पे आएंगे। जी सॉरी, इजी है, वाकई बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको जल्दी से, स्कोरिंग ए ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा स्कोरिंग है। एफिशिएंसी हाँ सही कह रहे हो, 2 ज़्यादा आसान है, 3 लेबर मार्केट रिलेटिवली हमेशा टफर होता है। तो लेट्स गो वेरी स्लोली जी। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम बाद में आएंगे। असेस वेदर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट्स विल ऑलवेज लीड टू लोअर वेजेस एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले, हालांकि उसने नहीं बोला, लेकिन मेरी गट फीलिंग है, और हमेशा मार्क्स स्कीम में वो कुछ ना कुछ कहता है कि जी परफेक्ट लेबर मार्केट की बात करो। तो मुझे, अच्छे बच्चों, जल्दी से 5-4 जो परफेक्ट लेबर मार्केट की हैं अजम्पशंस या उसके फीचर्स, वो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही है, एक दो और बता दें ताकि सारी क्लियर हो जाएं। वो बता दिए बच्चों ने, और ठीक है, ये शाबाश, दिस वाज द वन आई वांटेड टू हियर। और देखो मुनीब में इंप्रूवमेंट क्यों आई है, इन्होंने खुद टॉपिकल पास पेपर्स की, इनकी कॉपी भरी हुई है। तो जो बच्चे ऐसे करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। आई होप आई डोंट जिंक्स यू मुनीब, और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। अब जी हम ब्रीफली स्टार्ट करेंगे कि बिफोर एनालाइजिंग imperfect labor markets and relationship between wages and unemployment,
perfect labor market is one characteristics उसके बता देंगे. It's characterized या categorized as, yet has certain features such as large number of firms and number of workers who are all wage takers. Labor is homogeneous यानी exact identical skills हैं. There is free entry and exit of labor यानी geographical occupational mobility. परफेक्ट इंफॉर्मेशन है लेबर और फर्म्स की. एमसीएल एमआरपी पे हायर करते हैं. बड़ा ब्रीफली डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू बता दें कि जी इंडस्ट्री में, और एमआरपी एमसीएल के थ्रू उसकी थ्योरी से बता दें. ग्राफ ना बनाएं. एमआरपी इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. दिस इज द डिमांड फॉर लेबर which is a product of MR into MPP. MR है marginal revenue, additional revenue from selling a unit of a product, and MPP is the additional output produced by every worker hired. इसको हम डिमांड कब बनाते हैं? फिर MCL स्ट्रेट लाइन वेज टेकर होने की वजह से इकट्ठे होते हैं तो हमारा वेज डिटरमिन होता है. मार्क्स इसमें बस दो तीन ही है, तो सिर्फ बेसिक इसकी फीचर्स और कैसे वेज डिटरमिन होती है परफेक्ट लेबर मार्केट में, बिल्कुल बेसिक समझे. दो तीन मार्क्स है मैक्स. सबको समझ आ गई ये बात? यू डोंट हैव टू गो एट लेंथ ऑन परफेक्ट लेबर मार्केट हियर. कि क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि एक कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा ना, वरना इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रेट अवे कैसे समझ आएगी. अब इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में लेट्स स्टार्ट मोनोप्सनी से. मुझे मोनोप्सनी के फीचर्स जरा जल्दी से बता दें. ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट. वेज सेटर्स, शाबाश. सो हम बताएंगे जी मोनोप्सनी इज व्हेन one large firm dominates the demand for labor. It's the only firm hiring labor of a particular skill or in a particular area. They are wage setters. Their marginal cost of labor is higher than average cost of labor, which is the supply curve. They hire to maximize profit, hire MRP MCL के मुताबिक. जब उसका ग्राफ बनाओगे, ये डायग्राम हमने बनाया पहले, और इसमें मुझे बताएं, दोबारा बना दूं, ये सबको याद है जिसमें वेज स्टार होता था और परफेक्ट मार्केट से हम कंपेयर करते थे? बना दूं एक बार? श्योर श्योर, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन एक री इटरेशन ही सही. कई बच्चों को शायद इसमें मसला आ रहा हो, तो लेट्स जस्ट रीइटरेट इट. तो सिंपल आपने, सॉरी, हाँ, दूसरी ट्रेड यूनियन पे हम बात करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो. अच्छा, आई थॉट देयर वाज सम किड एंटरिंग. नहीं. तो अब बेटा, डेफिनेटली इम्परफेक्शंस हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? मोनोप्सनी, ट्रेड यूनियंस वर्सेस मोनोप्सनीज, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन या गवर्नमेंट इंटरवेंशन या इमोबिलिटी ऑफ लेबर, यही सारी है ना बेटे. तो हमने उनका जिक्र करना है. समझ आ गया मेरा बेटा? ये हो गया सप्लाई कर्व, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर उससे ऊपर जाएगा. अब हमने एमआरपी लगाया जो कि हमारा डिमांड कर्व फॉर लेबर है. अब मोनोप्सनी, एमसीएल, एमआरपी पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर, इक्विलिब्रियम मोनोप्सनी हायर करेगी. वेज देनी चाहिए वेज स्टार, लेकिन इतने वर्कर हायर करके वेज देंगे जहां सप्लाई पूरी हो जाए एवरेज कॉस्ट के मुताबिक, पॉइंट ए के मुताबिक. ये वेज मोनोप्सनी दे रहे हैं. क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, डिमांड और सप्लाई के थ्रू वेज डिटरमिन होती, इक्विलिब्रियम competitive market, wage would have been higher, मोनोप्सनी नीचे दबा दी. एम्प्लॉयड नंबर ऑफ वर्कर्स, वो भी मोनोप्सनी ने ज्यादा नहीं किए, कम कर दिए. दो काउंट्स पे एक्सप्लॉइट किया. तो अब हम जरा स्टेटमेंट पे वापस जाते हैं क्वेश्चन की. assess whether imperfect labor markets will always lead to lower wages and higher unemployment. ठीक है, क्या इस ग्राफ के मुताबिक, मोनोप्सनी बिहेवियर के मुताबिक, ये स्टेटमेंट ट्रू है? लोअर वेजेस दे रहे हैं, हायर अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं. तो हमने यही पे इसको इवैल्यूएट करके एक साइड पे रख दिया. किसी बच्चे को अभी तक के क्वेश्चन में कि ब्रीफली देनी है जी परफेक्ट मार्केट की अजम्पशंस एंड फीचर्स, चार पांच जुबानी बता देना है कि डिमांड एंड सप्लाई से परफेक्ट मार्केट में वेज सेट होती है, और परफेक्ट लेबर मार्केट की फर्म में एमआरपी एमसीएल के थ्रू, और एमआरपी का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देना. राइट. उसके बाद जी इम्परफेक्शंस पे आए, हमने मोनोप्सनी के फीचर्स दिए, ये ग्राफ बनाया, एक्सप्लेन किया. ये आप लोगों से मैं कई बार करवा चुका हूँ. ये अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हायर करते हैं, और उसके ऊपर जो है वेज इनको देनी चाहिए डब्ल्यू स्टार, लेकिन देते हैं
WM अपने सप्लाई कर्व के मुताबिक, एवरेज कॉस्ट के मुताबिक। अगर परफेक्ट मार्केट होती तो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वेज WC होती और लेबर LC हायर हो रही होती, दोनों अकाउंट्स पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज ट्रू फॉर अ monopsony. They not only pay lower wages compared to perfect market but also cause unemployment. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों? अब मेरे बेटे हम चलते हैं अगले पार्ट पे, दूसरी इम्परफेक्शन को लेते हैं, ट्रेड यूनियन। यस, अब मुझे कोई अच्छा सा बच्चा अदन ट्रेड यूनियन की थोड़ी सी डेफिनेशन और वो उनके क्या, उनके एम्स होते हैं, क्या हासिल करना चाह रहे होते हैं, 4 5 6 लाइनों में बता दो। सही जा रहे हो, मैं रोकूंगा जब बोलूंगा। हम्म। उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो बेटे, लेट हिम। उसके बाद क्या एम्स होते हैं उनके? जल्दी याद नहीं। हाँ। हाँ। शाबाश। चले, गुड इनफ, गुड इनफ। बिल्कुल ठीक है अदन, वेरी गुड। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे हुआ आपकी बातें सुन के। अदन ने बताया ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स who negotiate for higher wages and better working conditions through collective bargaining. Usually they aim for higher wages, better working conditions, uh, fight redundancies. If there's an unfair dismissal, they provide, advocates वगैरह अपने workers को, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं, ये सारा कुछ ठीक है। अब जब ट्रेड यूनियन एक परफेक्ट लेबर मार्केट के अगेंस्ट निगोशिएट करेगी तो उसका हम इफेक्ट दिखाएंगे थ्रू द बेसिक ग्राफ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, में अभी आ रहा हूं वापस। जी बच्चों, माय अपॉलॉजीज। तो अब हम ट्रेड यूनियन को उसके फीचर्स वगैरह बता के, अब हमने उसका बेसिक ग्राफ बना के उसको परफेक्ट लेबर मार्केट के खिलाफ खड़ा किया। कौन सा ग्राफ बनता है यहाँ पे, मुझे जरा बताएंगे बेसिक वाला? क्या बात, हाँ, इसमें किंक हो जाता है, वेरी गुड महिरा। तो सिंपली हम अगेन, इरास, वेल डन। डब्ल्यू वेजेस लेबर, सप्लाई कर्व लगाएं, डिमांड कर्व लगाएं, इक्विलिब्रियम, ये वेजेस चल रही थी परफेक्ट मार्केट में बिफोर ट्रेड यूनियन और इतनी लेबर हायर हो रही थी। अब वेज यूनियन सेट कर देंगे ट्रेड यूनियंस। अब हम आए पहले डिमांड कर्व तक, सिर्फ इतने वर्कर्स अपने आप को, सॉरी, इतनी फर्म्स डिमांड कर रही हैं वर्कर्स और वर्कर्स अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं L2। अब वेज यूनियन वाला जो सप्लाई कर्व बन गया, नीचे वाला सप्लाई कर्व खत्म, क्योंकि इसके नीचे कोई वर्कर अपने आप को सप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व विच इज ACL एंड MCL। अगर इसके बाद हायर करना है तो पुराना सप्लाई कर्व शुरू हो जाएगा जहाँ पे MCL इज ग्रेटर देन ACL। अब आपने बताना है जिन्होंने कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की L1 से L2 और जॉब लॉसेस कितनी की L2 L1। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ये बहुत दफा किए, चले दोबारा बताएं। मुझे बताएं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आप बताएं मुजफ्फर। अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करें। यस, तो कितने विलिंग एंड एबल टू वर्क है सप्लाई के मुताबिक L2, कितनों को जॉब मिल रही है L1, तो L1 टू L2 अनएम्प्लॉयड हुए मुजफ्फर, और जॉब लॉसेस पहले कर रहे थे L तक जॉब, अब सिर्फ L1 के पास है। समझ आ गया बेटे, मुझे रिट्रेशन दे दो। ये सारी क्लास रिकॉर्डेड पोस्ट होगी बेटे, ठीक है? ये था, ओके। अभी अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब लॉसेस समझ आ गए। अब जरा इसको स्टेटमेंट पे असेस करें। उसने कहा था इन इम्परफेक्ट मार्केट्स व्हेनेवर दे ऑलवेज पे लोअर वेजेस एंड कॉज हायर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इसमें लोअर वेजेस मिल रही है वर्कर्स को? Here trade unions have negotiated
above equilibrium higher wages although it did cause unemployment। और यहाँ कमेंट दीजिएगा, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? कम ऑन बच्चों, पीईडी ऑफ लेबर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, पीईडी एंड पीईएस ऑफ लेबर डिमांड एंड सप्लाई। इन इलास्टिक होंगी तो कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो हेयर द स्टेटमेंट इज half true in the question. When trade unions negotiate with perfect labor market, they cause some level of unemployment but are able to achieve higher wages. समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? जी, वो बात अब करेंगे हम। शाबाश, गुड, वेरी वेल डन। यहां तक समझ आ गया मेरे बच्चों, या थोड़ा सा और बताऊं? यस बेटे, मैं आपको दिखाता हूं बेटे। ये देखो, अगर यही डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इन इलास्टिक होते तो खुद ही देखो, जब हम वेज मिनिमम लगाते तो बहुत थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होती कंपेयर टू द अदर ग्राफ। समझ आ गया? इन इलास्टिक डिमांड सप्लाई हो तो कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, राइट? अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने अभी तक दो इम्परफेक्शंस की हैं, कौन कौन सी? मोनोप्सनी एंड ट्रेड यूनियन वर्सेस परफेक्ट लेबर मार्केट। अब ट्रेड यूनियन को ही थोड़ा सा और करते हैं। ट्रेड यूनियन एक सिचुएशन में वेजेस बढ़ा सकती हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी, वो कौन सी है? जब वो लेबर की सप्लाई कम कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड शॉप। सो दैट्स आई थॉट समबडी वाज एंटरिंग। क्लोज्ड शॉप, इसके अंदर um, ये शर्त होती है कि जो बंदा ट्रेड यूनियन का मेंबर है वो जॉब कर सकता है इस इंडस्ट्री में, वरना नहीं। इस केस में ट्रेड यूनियन के पास बहुत पावर आ जाती है और वो सप्लाई लेबर की कम कर सकते हैं। आप बेशक ग्राफ ना बनाइएगा, सिर्फ जुबानी बता दीजिएगा कि ट्रेड यूनियंस रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ लेबर इन दैट सिचुएशन। जी बेटे, लेकिन अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर ना होने की वजह से वो लेबर अपने आप को सप्लाई ना कर सके तो फर्म कहां से उनको ढूंढेगी? गॉट इट? अब देखो, उन्होंने सप्लाई लेबर की कम की। अब इवेल्युएट करें, आप ही करें जो बोल रहे थे अभी। क्या वेजेस कम हुई हैं? बेटे, वेजेस बढ़ी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुई है, तो पार्शली अगेन स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, पार्शली स्टेटमेंट इज ट्रू अगेन। वेजेस रेज्ड बट अनएम्प्लॉयमेंट अकर्ड। ठीक है जी, वो अब उस पे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी होगा। और प्रोडक्टिविटी एग्रीमेंट को जरा समझिए। प्रोडक्टिविटी एग्रीमेंट, ये आप लोग बिजनेस में पढ़ते हैं तो मैं एग्जाम के पास जरा करवा देता हूँ, वरना ये लेबर मार्केट का चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है। प्राइस, सॉरी, वेजेस, लेबर। इस वक्त बच्चा कौन आ रहा है? जैनब इरफान। अच्छा जी, अच्छा जी। अब देखिए जरा, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, वेज रेट, लेबर। अगर ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दें और फर्म्स को कहें कि हम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो हमारी वेजेस बढ़ा दो, फर्म्स विल बी हैप्पी टू रेज द वेजेस एंड डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि वर्कर्स प्रोडक्टिव हो गई हैं। अब देखो, दोनों स्टेटमेंट्स के वेज भी बढ़वा ली और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करवा दी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए जा रहा हूं। समझ आ गई? खुद भी करवा सकते हैं और फर्म के थ्रू भी करवा सकते हैं। लेकिन साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो अगर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द राइज इन कॉस्ट, फर्म विल बी हैप्पी टू रेज वेजेस एंड हायर मोर वर्कर्स। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। समझ आ गया? अब आखिरी केस है ट्रेड यूनियन वर्सेस मोनोपोली। अब दोबारा ग्राफ बनाता हूं, मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूं, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन
लिखी हुई चाहिए तो मैं नोट्स पे जाता हूँ, मुझे जल्दी से बता दो। गुड। सप्लाई ACL और MCL उससे ऊपर लगा दें। अब जी MRP चाहे स्ट्रेट लाइन वाला या ऊपर से थोड़ा सा बेंडिंग वाला डिमांड कर्व लगाएं। अब इन्होंने अगेन MCL MRP पे वर्कर्स हायर किए, वेज देनी चाहिए थी W स्टार, दे रहे हैं ये तो इतने वर्कर्स हायर अपनी सप्लाई के मुताबिक सिर्फ WM वेज दे रहे हैं। इतना सारा क्या मिल रहा है ट्रेड यूनियंस को? बार्गेन मार्जिन। अब इसमें कहीं भी वेज जरा इक्विलिब्रियम से ऊपर कर लेना सप्लाई डिमांड के, वरना लगेगा वही परफेक्ट मार्केट बना दी है, तो वेज यूनियन लगाएं। अब इससे नीचे कोई वर्कर अपने आप को सप्लाई नहीं करेगा, ये स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व बन गया, वेयर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ए पॉइंट के बाद पुराना सप्लाई कर्व स्टार्ट, जहां ACL MCL से कम है। अब MCL MRP का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स ये हो गए, इक्विलिब्रियम यूनियन ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़वा ली बल्कि वेजेस भी ज्यादा करवा ली ट्रेड यूनियन ने। तो इस केस में वेजेस भी बढ़ रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। अब हम एंड पे कुछ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट दे देंगे कि एज सीन अबव there are different situations. It's not always the case that trade unions raise wages and cause unemployment. ठीक है, in case of monopsony only, not only do they pay lower wages, but they also cause unemployment. But when trade unions intervene in perfect labor market, unemployment occurs, but they raise wages. When trade unions restrict supply of labor through closed shop, in that case wages rise and unemployment also rise. So theory is partially true. और फिर परफेक्ट सॉरी जब वो डिमांड बढ़ाते हैं प्रोडक्टिविटी एग्रीमेंट करके, ट्रेनिंग वगैरह दिलवा के अपने वर्कर्स को, उसमें वेजेस भी बढ़ जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम। और जब वो मोनोप्सनी के खिलाफ, बायलैटरल मोनोप्सनी दोनों साइड पे, ट्रेड यूनियन भी सप्लाई सारी वर्कर्स की उसके पास है और डिमांड सारी फर्म के पास, मोनोप्सनी के पास, उस केस में भी वेजेस बढ़ जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। टू कंक्लूड, द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज अनट्रू। समझ आ गया बच्चों या थोड़ा सा और? मार्क्स स्कीम जल्दी देखनी है? वेज डिफरेंशियल का क्वेश्चन ही नहीं है मेरे बेटा, कोई जरूरत नहीं है। या ये देखो बेटे चमन, ये वाला ग्राफ है उसका, दोनों साइड पे पावरफुल जाइगैंटिक हैं। सप्लाई किसके हाथ में? ट्रेड यूनियन के। डिमांड किसके हाथ में? मोनोप्सनी के। तो उन्होंने ना सिर्फ बार्गेन मार्जिन के अंदर अंदर वेज बढ़वा ली बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करवा ली। या अब इसकी जरा मार्क्स स्कीम देख लें, ऑल्दो ये पेपर में किया हुआ है, लेकिन अच्छी बात है, कोई हरज नहीं है, एक बार नजर मारने में कोई मसला नहीं है। अच्छी अच्छी, ये तो आगे चले गए हम। ये वाला, ये बेटे कोई क्वेश्चन है? अपना माइक बंद कर दो। अच्छा जी, क्या कंटेंट है परफेक्ट लेबर मार्केट? थोड़ा सा मैंने कहा था ना कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। परफेक्ट लेबर मार्केट वुड assume homogeneous labor, perfect mobility, identical jobs, many buyers and sellers of labor, perfect information. This would mean each firm's supply of labor will be perfectly elastic and a wage taker. Basic information. In perfect labor market, wage कैसे डिटर्मिन हो रही है? इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, और फर्म का भी हमने बता दिया MRP MCL के थ्रू। मोनोप्सनी को फिर इंट्रोड्यूस कराया, सिंगल बायर ऑफ लेबर वुड लीड टू मार्केट फेलियर। इस केस के अंदर ना सिर्फ वो वेजेस कम करवाएंगे बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। एक डायग्राम यहाँ आ गया। फिर ट्रेड यूनियंस आ गए जी, उनके बेसिक फंक्शंस आ गए, फिर परफेक्ट मार्केट के खिलाफ उनको किया, इन्होंने गवर्नमेंट को भी किया है, हमने ट्रेड यूनियन को किया खाली। फिर जी ट्रेड यूनियन अगर सप्लाई कम करे उससे भी वेज बढ़ती है, डिमांड बढ़ाए उससे भी वेज बढ़ती है और वर्कर ज़्यादा हायर होते हैं। फिर मोनोप्सनी फर्म वर्सेस ट्रेड यूनियन, वो किया हमने। Evaluation in some circumstances is possible to trade union to increase labor productivity through increased training. This would increase the demand for labor by increasing the MRP, which would enable both higher wages and higher level of employment to be attained. This can be illustrated by a supporting diagram, यानी डिमांड के राइट पे शिफ्ट करा के। The negative impact of imposing a minimum wage, ये हमने छोड़ा है पॉइंट, आप बेशक अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये अच्छी तरह मिनिमम वेज का जी 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 सेम ग्राफ होगा एग्जैक्टली। मोनोप्सनी, हाँ जी, गवर्नमेंट करती है जी बिल्कुल।
So it is possible for trade union to intervene in monopolistic markets, undertake bilateral wage negotiation depending on the respective bargaining strength of union and monopsony. It might be possible for collective bargaining to raise both wages and employment. Supporting diagram plus an explanation would illustrate this potential outcome. In some circumstances, government might need to intervene. इसको हमने skip किया है, कोई मसला नहीं, हमने बहुत कर लिए हैं. In conclusion, it's possible to show that imperfect labor markets do not always lead to lower wages and higher level of unemployment. Trade unions, through the power of collective bargaining, can counteract the negative effects of monopsony labor markets. Also, trade unions can train labor to increase labor productivity to enable an increase in wages at the same time that employment levels are rising. मेरे बच्चों कोई कंफ्यूजन? मेरी रिक्वेस्ट है जिनको लेबर मार्केट तंग कर रही है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो. बड़ी हद तक ये पूरी इम्परफेक्शंस को कवर कर रहे हैं. ओके, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले पेपर किया हो तो हम जरा जल्दी करवा रहा हूँ. सिलेक्ट करें जी सियाने बच्चों, कौन सा क्वेश्चन आपके ख्याल में ज्यादा डुएबल है. नंबर 5, इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी भेजा हुआ है, राइट? तो इस पे बात करने की जरूरत है, किसी को बताएं, वरना मैं स्किप कर दूं. अगर जरूरत है तो मैं करवा दूं. आप कौन है? ऐसे में बहुत दफा बताया हुआ है, अब सुन लो एक बार अच्छी तरह. पहले 4 यूनिट्स पे ग्रिप लाओ. बल्कि आई वुड से कि जो जो नया ऐड हुआ है ना डिवैल्यूएशन वाला, क्योंकि ये नए टॉपिक्स में ज्यादा दे रहे हैं, नोट करो दोनों नए टॉपिक्स में दिया हुआ है. ठीक है, यानी वो जो चैप्टर नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह और एनीथिंग, ठीक है. सॉरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज. पॉलिसीज तो पहले है ना, जो हमने किया है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके सारे अकाउंट्स, करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये आपका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नाम है चैप्टर का. यूनिट नंबर 5 उसको कर लो. ठीक है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो, सेक्शन सी सेफ हो जाएगा इंशाल्लाह. पॉलिसीज वैसे ही बच्चों को काफी अच्छी आती होती हैं, क्वेश्चन वो जो सोल्यूशन दिया बस वो पढ़ लो और मेरे साथ क्लासेस लेते रहो. सेक्शन बी में भी मैं बहुत दफा बता चुका हूँ बेटे, ये दोनों इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये मैंने आपको कई दफा एग्जाम से पहले भेजे हैं. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, ये 5 सेक्शन बी के पेट टॉपिक्स रखो. मार्केट स्ट्रक्चर्स को बेसिक कर लो बस. और सेक्शन सी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं ना, ये डिवैल्यूएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, ये कर लो और पॉलिसीज कर लो बस. बेशक मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वक्ती तौर पे छोड़ दो. अब बच्चे समझ आ गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है. आइदर यू जस्ट वांट टू रीइटरेट योरसेल्फ सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, या वाकई नहीं पता. मुझे ये बताएं कि मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाई ये बात. लीव लीव तो कुछ नहीं करना है. ए लेवल में लीव कुछ नहीं करना होता, उसको एस से तैयार ना करो. हाँ, पढ़ लो. सेक्शन ए भी करना है, एमसीक्यूज भी करने हैं, लेकिन एसएस के लिए उसको इन डेप्थ तैयार ना करें. इन डेप्थ मार्केट स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है उसमें. वैसे भी आपने कर भी लिया ना, क्वेश्चन इतने औतरे से आते हैं, सॉरी टू से, कि यू विल बी स्ट्रगलिंग डूइंग देम. जी बेटे. हम्म. अब मुझे बताएं, क्वेश्चन 5 की जरूरत है या जल्दी से बस स्किप कर दूं? एनीवन, करवा दूं? ओके राज. ओके ओके, मार्क स्कीम देखो बड़ी डिटेल्ड है, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी. सेक्शन इसकी नंबर 5 की. फिर हम चौथे पे जरा टाइम लगा लेते हैं, अगर आज कहाँ टाइम है हमारे पास. ये जी, असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इन लो इनकम कंट्रीज. अब वो 3 लिंक्स आपसे पूछ रहे हैं. असेस करो अच्छे और बुरे कॉन्ट्रीब्यूशंस किसके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, मल्टीनेशनल का मेनली, टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो कहाँ, लो इनकम कंट्रीज में. बेसिक बात समझ आ गई. सबसे पहले हम, जी जी बोले. सबसे पहले की टर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लो इनकम कंट्रीज, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो तीनों को हमने अच्छी तरह पहले बता दिया. FDI is a long-term investment usually by multinational companies in countries abroad. This type of investment would normally be in fixed capital such as machinery, building, lands, factories, etc.
Low income countries are categorized या characterized by high dependency ratios, low levels of productivity, low GDP per capita, dependency on producing and exporting primary goods. ठीक हो गया? Living standards, low living standards generally associated with high poverty levels, inequality, poor housing, education and health, and rapid population growth. ये समझ आ गया बेटे कि आपने हमेशा नॉलेज के पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन में इंटरवेंशन बतानी है थोड़ी सी अपनी, ठीक है, और उसके बाद आपने उस पे आना है क्वेश्चन के आंसर पे। ये बात समझ आ गई या कुछ पूछना है? तीनों चीजें समझ आ गई? अगर मैं स्क्रीन हटा दूं और आप लोगों से पूछूं तो एफडीआईज की डेफिनेशन, लो इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स और लो लिविंग स्टैंडर्ड क्यों होते हैं, ये बता सकते हैं आप लोग? खामोशी मीन्स बता सकते हैं, मुझे बता दें। ओके, गुड इनफ, गुड इनफ, फाइन। अब जी, an improvement in living standards is very closely linked with an improvement in economic performance. An improvement in economic performance is measured by increase in GDP, changes in productivity, which enable changes in GDP to be achieved. ये जो नई मार्क्स स्कीम है इनको तो छाप लो अपने माइंड्स में। एफडीआईज आएंगे जी सेकेंडरी सेक्टर में, आमतौर पे फैक्ट्रियां वगैरह लगाएंगे लो इनकम कंट्रीज में, उसके रिजल्ट में न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ठीक है, और लोकल वर्कफोर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी इस न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम्स राइज होंगी। यहीं पे वैल्यूटिव पॉइंट कर दो, हाउएवर फॉर वेरी हाई स्किल्ड जॉब्स दे ब्रिंग their own labor from outside countries, so maybe won't train local workers, and they also tend to exploit labor force in low income countries, ठीक है, चाइल्ड लेबर वाला करवा लेते हैं। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Next point, more real wealth will be created and higher levels of tax revenue are likely to be received by low income countries government। उसको वो हेल्थ पे लगाए, एजुकेशन पे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, इसकी वजह से भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। यहाँ इवेल्यूटिव पॉइंट दो, ये क्या करते हैं, अक्सर टैक्स नहीं देते, प्रॉफिट को, यस, प्रॉफिट को अपने घर वापस भेज देते हैं। जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट फ्यूचर में डेफिसिट हो जाता है, अचानक छोड़ के चले जाते हैं, जिससे मैस अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है मुल्क में। समझ आ गया? थ्रेट करते हैं, उनको बुली करते हैं, सब्सिडीज लेते हैं, फ्री लैंड्स लेते हैं, टैक्स हॉलीडेज लेते हैं, मजीद मजीद फेवर्स मांगते हैं, ठीक है, खत्म करके चले जाते हैं, यस। हाउएवर इन ओवर रिलायंस ऑन एफडीआईज, लो इनकम इकोनॉमी, ये कितना मिल रहा है, वो जो हमने क्वेश्चन किया है उधर से ग्लोबलाइजेशन का पिछले वाला, आपको जरा कुछ आ रहा है ना? हाउएवर इन ओवर रिलायंस ऑन एफडीआईज बाय लो इनकम इकोनॉमी might mean neglecting more important domestic aims such as negative which might have negative economic effect impact on economy। अभी आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर लिया, मेजर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट में आ गई, लेकिन फ्यूचर में करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा बिकॉज आउटफ्लोज ऑफ प्रॉफिट्स बहुत जाएंगे, ठीक है। फिर जी वैल्यूएशन वही जो हमने कर ली ऑलरेडी, links between increase in FDI and GDP and living standards are not clear. Sometimes labor is exploited by MNCs in low income countries. Majority of MNC profit might be repatriated, then reinvested, rather than reinvested in low income, कमाते यहाँ से पैसे वापस ले जाते हैं। Higher skilled workers might be provided separately by MNCs, तो local लोगों की ट्रेनिंग शायद ना हो सके। It is not certain that government will use the increase in tax revenue to improve key sectors such as health, education वगैरह, वो शायद political motives में use कर लें। A government in a low income economy has to decide whether to allow FDIs, which might produce short term benefits, result in long term consequences of resource depletion in the long run। पोल्यूशन कर जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज को उड़ा जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर जाते हैं। अकेली आइकिया ने रेन फॉरेस्ट कितने उड़ाए हैं अमेजोन के। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें जीडीपी के थ्रू हम देखते हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं मिस हो जाते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन वगैरह लिविंग स्टैंडर्ड्स को लो कर जाते हैं। In conclusion, it's clear that there is a potential role for FDIs to improve living standards, but this will depend on many factors which have been referred to above, some of which might have an overall negative impact. Also, it is very important to ensure that an appropriate measure of standard of living is used, not just GDP, one which focuses on qualitative factors as well, not just material goods and services। बच्चों समझ आ गया? यह क्वेश्चन अभी भी कुछ थोड़ा सा
ये जो नीचे लिखा होता है ना, एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज, ये जो हमने नोट्स में चीजें की होती हैं वो एक्सेप्ट हो रही होती हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक थ्योरी ही है। ठीक है ना? इसमें वो क्या कह रहे हैं, इंडिकेटिव कमेंट्स, भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में इंक्लूड, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रिस्पॉन्स है। समझ आ गया मेरा बेटा, या कोई कंफ्यूजन? गुड। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन जरा देखता हूँ थोड़ा। जी जी जी। दिस इज यूनिट 9, यस, एब्सोल्युटली। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी मैंने भेजा हुआ है उसमें, राइट? वो दिखा दूं आपको सॉल्यूशन अपना, या समझ आ गया आंसर? ओके ओके, एनीवन जी, मोर क्वेश्चंस? जी जी जी। अदन आप लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली दीज मल्टीनेशनल्स आर बुलीज, ये छोटी मोटी गवर्नमेंट्स की बात सुनते ही नहीं है। दे आर लाइक, यू नो, नेस्ले का बजट हमारे पूरे लोन से ज्यादा है, तो हमारी जैसे कंट्री की वो बात क्यों सुनेंगे? आप समझ रहे हो, वो तो एक किस्म का एहसान कर रहे हैं आपके पास आके। सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ना ना ना, आई डोंट थिंक दे विल एवर लिसन टू आवर गवर्नमेंट्स दैट मच। गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है, आप कैसे? कह दो, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। आप बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, शाबाश। लिखो, बिल्कुल लिखो। देखो, इकोनॉमिक्स में वैलिड पॉइंट लिंक्ड है और इन सही लाइन जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, लिखते हैं आप। ठीक है? ओके जी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू आर फ्रेश, थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन नंबर 4 को और फिनिश करें इस चैप्टर को, पेपर को, ताकि हम 22 पे शिफ्ट हो। जी, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन को आप लोगों ने मुझे सॉल्व करवाना है, इससे बड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन हम पीछे करके आए यार। P4 मुझे आसान लग रहा है, P2 थोड़ा टफ लग रहा है। Section C, question number 4. Devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services in short run, but this will inevitably lead to high levels of inflation in long run. अब बेटे, अनएम्प्लॉयमेंट को भूल जाओ, जीडीपी को भूल जाओ, बाकी एम्स को भूल जाओ, सिर्फ इन दो एम्स की बात करनी है, और इस स्टेटमेंट को हमने कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करना है। समझ आ रही है क्वेश्चन? या 2 मिनट ले लो, पढ़ लो इसको अच्छी तरह। आप में से कुछ बच्चे, बड़ी अच्छी रिवीजन हो गई है। डिवैल्यूएशन के ना सारे फायदे बता देंगे, सारे नुकसान नहीं बेटे, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट भी बात करनी है, करंट अकाउंट। जी जी। सॉरी, किस पे, किस पे? या ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली तो ये डिवैल्यूएशन पे क्वेश्चन है, और फिर दो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हो ना वे? एक ब्रॉड स्कोप क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। करें जी सॉल्व, बताइए मुझे। सबसे पहले की टर्म्स, सबसे पहली की टर्म कौन सी है? वैल्यूएशन को अच्छी तरह बता दें उनमें, और कैसे करती है गवर्नमेंट, थोड़ा सा ये भी बता दें। अच्छा। यस। हम्म। तो उससे खरीदती क्या है? उससे खरीदती क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यस। यस, अब मैं थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन को ठीक करूं। Devaluation refers to a government artificially bringing down the value of its currency below the market rate. अंडर वैल्यू कर रहे हो, ठीक है? दिस इज यूजली डन बाय सेलिंग your own currency and buying foreign exchange reserves, or by reducing interest rates so that hot money flows out of the country. Each case आपकी करेंसी, जो आपकी जो है अपना करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। उम्मीद समझ आ गया बेटे, एक बार फिर कर दूं? ओके, सबको क्लियर है बच्चों?
persistent balance of payment deficit on current account in goods and services को कोई बच्चा elaborate कर दे. Persistent balance of payment deficit on current account of goods and services. नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं चाह रहा, सिर्फ नॉलेज चाह रहा हूं कि persistent balance of payment deficit of current account का मतलब क्या रहा है. Yes, uh, a current account deficit refers to value of outflows for imports is greater than value of inflows from exports of goods and services. ठीक है. And persistent means it's going on for many years. समझ आ गई बात. और इन्फ्लेशन को भी डिफाइन कर दें. Perfect, Chaman. It's a persistent rise in the general price level of goods and services in a country over a year. Prices और नहीं बोलना, प्राइस लेवल बोलना है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये हो गई जी नॉलेज के पहले पार्ट्स. अब हम जरा एनालिसिस शुरू करते हैं और साथ साथ ही इस पूरी स्टेटमेंट को जज करते जाएंगे. कंट्री ने करेंसी को डी वैल्यू किया. मुझे बताएं इमीडिएटली एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की प्राइसेस पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट गुड्स एंड सर्विसेज के क्या इफेक्ट आएगा. अच्छी तरह कोई बच्चा लिंक स्टेटमेंट्स देता जाए, मुझे और ना करना पड़े. हम्म. हम्म. बहुत अच्छे, शाबाश. इफ डिमांड इज इलास्टिक बोल देना. ठीक है. करनी है, करनी है. तो स्टेटमेंट है. हाँ. हाँ, बिल्कुल सही बोला अभी तक. मैंने, मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोल दूं कि devaluation of currency is likely to make exports cheaper and more competitive in international market. Their demand is likely to rise. If demand was elastic, export revenue will increase. ठीक है. Imports will become expensive, and if demand was elastic, proportionately greater reduction in imports will happen. Import expenditure will fall. Current account deficit is likely to go into surplus. However, in short run, अभी यहां पे करते हैं. What will happen to inflation at this stage? जब current account, समझाओ समझाओ कैसे. ये बच्चा बहुत सही बोल रहा है. कौन है? राना अब्दुल्ला. माशाल्लाह, आप बड़े बड़े हो गए, आपकी आवाज़ इतनी भारी होगी. वेरी वेल डन. अच्छा जी. अब सिंपली जैसे ही आप नहीं गलत साइड पे जा रहे थे, आप करेंसी पे आप चले गए थे, दोबारा डिवैल्यूएशन हमने कर ली है. अब जब करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म होगा, सरप्लस होगा, एक्स माइनस एम कॉम्पोनेंट का इंजेक्शन आएगा एग्रीगेट डिमांड में. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ सकता है इसकी रिजल्ट में. अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी, बिकॉज वी वर ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट और क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इन इलास्टिक पार्ट पे थे, तो डिमांड पे इन्फ्लेशन आ जाएगी. However, in short run, demand for exports and imports tends to be, complete करें मेरी बात को, inelastic due to due to signed contracts of exports and imports for at least a year. Hence, in the short run, deficit may increase. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन क्या होगी शॉर्ट रन में. दोबारा सोचें, डेफिसिट इंक्रीज हुआ, एग्रीगेट डिमांड, हाँ एग्रीगेट डिमांड गिरी, एक्स माइनस एम गिरा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो गई. तो यहाँ स्टेटमेंट गलत हो रही है जी बेटा. यस, डिवैल्यूएशन नहीं, हर वक्त शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में आएगी बेटे. Devaluation will make imported raw materials and imports expensive, which will lead to rise in cost of production for domestic firms, and cost push inflation will likely rise in both short run and long run. समझ आ गई मेरी बात बेटे. डिक्रीज
मैंने तो पहले डिक्रीज करवाया था, अब तो बढ़ाया था उसको। आप क्या कह रहे हो? अच्छा, शॉर्ट रन में चमन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से सस्ते होने के बावजूद हमारी करेंसी, एक्सपोर्ट्स की डिमांड उतनी नहीं बढ़ती, इनइलास्टिक होती है, इंपोर्ट से हम स्विच अवे नहीं कर सकते, एक्स माइनस एम गिरता है, एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी गिरती है। या लॉन्ग रन पे बातें, वंस मार्शल अर्नर कंडीशन इज मेट, which is joint PED for exports and imports becomes greater than one, Jacob effect takes place। Jacob बना दो, बनाना आता है सबको या एक बार बना के दिखा दूं? आता है। करंट अकाउंट लिखिएगा, सरप्लस डेफिसिट जीरो बीच में, और नीचे से स्टार्ट करके उसको ऊपर ले जाइएगा शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, ईयर्स लिखिएगा एक्स एक्सिस पे। अब मेरा बेटा आपने बताना है कि जब मार्जिनल कंडीशन हमारा पूरी हो गई, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो ठीक हो गया लॉन्ग रन में, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर ठीक ठाक आया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में एक्स माइनस एम का शदीद इंजेक्शन आएगा, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। समझ आ गया? अब ये एक जनरल सारा स्केच था, जल्दी से मार्क स्कीम से टैली करके हम। श्योर बेटी श्योर। श्योर, ये देखो, ये देखिए, इसके लेबल्स बच्चे गलत कर जाते हैं, तो अच्छी बात है आपने पूछ लिया। इधर आ गया जी, करंट अकाउंट, इधर सरप्लस लिख दें, प्लस माइनस भी चलेगा लेकिन बेहतर है सरप्लस डेफिसिट लिखें, जीरो से नीचे डेफिसिट। इधर आ गया टाइम, और वो यूजुअली ईयर्स में होता है। यहां से स्टार्ट करें, डेफिसिट में थे, डी वैल्यू किया वक्ती तौर पे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में सरप्लस हो गया। ठीक है मेरे समझ आ गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज दैट डोंट सेव या। अब हम जल्दी से आंसर देखते हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें थी मैंने नहीं की, मैंने कहा जल्दी से कर लेते हैं इसको, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। अब नॉलेज के लिए, डिवैल्यूएशन रिलेट्स टू डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी एट अ न्यू लोअर लेवल। थोड़ा बता दें कैसे करती है। परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑफ कंट्री मींस एक्सपोर्ट्स से रेवेन्यू कम आ रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ाया जा रहा है, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। इसको फाइनेंस, ओ रिजर्व्स वाला पार्ट मैंने मिस किया, खैर। इफ इट इज नॉट फाइनेंस्ड बाय पॉजिटिव करेंसी फ्लोज ऑन फाइनेंशियल अकाउंट, तो करंट अकाउंट की वजह से पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा, और रिजर्व जो है हमारे लूज हो जाएंगे। थोड़ा सा उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के नुकसान बता दिए। In this situation, difference between short run and long run will be determined by time taken to reduce the deficit. Will also be measured by the final impact on general price level. वही जेकब की बात पे आने वाला है। Devaluation of domestic currency will immediately make all exported goods cheaper and all imported goods more expensive. On this basis, it is assumed more exports will be sold and fewer goods will be imported. This would help to reduce the balance of payment deficit to some extent। ये मैंने मिस किया था क्योंकि मैं जल्दी में करवाया जा रहा था। The ability of domestic suppliers to reduce a country's current account balance is very important। क्या उनके पास सप्लाई इलास्टिक है कि जब एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, क्या एक्सपोर्ट कंपनीज फॉरन रिस्पॉन्ड कर सकेंगी? जब लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे स्विच होंगे इंपोर्ट से, क्या लोकल कंपनीज उनकी वांट्स फुलफिल कर सकेंगी? वरना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ठीक नहीं होगा। A devaluation might not solve a balance of payment deficit in the short run because domestic supply of goods may be inelastic। ये बात, this means domestic producers cannot increase output sufficiently to meet the additional demand। Further analysis of devaluation and general price level could be provided। मैंने साथ साथ किए थे, उन्हें अलग अलग किया है। Analysis might consider the proportion of imports accounted for by raw material and how this might cause cost push inflation, likely to other costs such as wage demand जो इसके रिजल्ट में आएंगी। In the long run, it's necessary to consider both PED, Marshall Lerner, Jacob वगैरह, while long run impact on current account is dependent on respective export import price elasticity of demand। It is also important to recognize that if raw materials such as oil constitute a significant proportion of value of imports, फिर PED मैटर नहीं करेगी, आपको ऑयल मंगवाना ही पड़ेगा। The long run impact on inflation will be influenced by current state of economy। यानी क्या हम, हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी थी या फुल एम्प्लॉयमेंट के पास पहुंच चुके थे। It could also be noted that a government will choose a policy of devaluation is perhaps prioritizing the need to correct a balance of payment disequilibrium at the possible expense of other aims such as controlling inflation। A conflict है। Based on evidence analysis provided, it's not clear whether devaluation of currency will solve persistent current account deficit in either short run or long run। Similarly, the impact on general price level will depend on
नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट और मेजर एक्यूरेटली। मैंने ज़रा जल्दी में करवाया तो इसलिए क्वालिटी ज़रा कम हुई, बट यू गेट द पॉइंट। हाइंडसाइट में बात वही थी। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस